नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए सहायक है, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम है या फिर जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो यूपी आपका लेखपाल हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, फोर्सेस एग्जाम हो, उन सभी की स्ट्रेटेजी को न केवल आपको ये बताने की कोशिश करता है, बल्कि कहीं न कहीं उनकी समझ को विकसित करने के लिए और डिटेल में आपकी इन डेप्थ जानकारी को जानने के लिए हेल्प करता है। तो इससे होता क्या है, आप आपसे करंट अफेयर डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि कहीं न कहीं उनसे लिंक टॉपिक पूछ लिए जाते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इन सभी के क्वेश्चन को अगर आप समग्र रूप से समझना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, तो आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसके द्वारा ही जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप इस चैनल पे पुराने हैं, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ करने में आप हमारी मदद करिए। इसको इसी तरीके अपना प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नियर वंस के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करने को कहिए, जिससे ना केवल वो फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकें, लाभ मिल सके, बल्कि कहीं ना कहीं आपको दोनों जगह पर इस एक तरफ इस ग्रोथ हो इस प्लेटफॉर्म की, दूसरा क्या हो और लोगों को उसमें फ्री एजुकेशन का फायदा मिल सके। सबसे पहले पिछले एक हफ्ता में कुछ पर्सनल रीजन की वजह से हुए व्यवधान या इंटरप्रेशन की वजह से ये चैनल कुछ बंद रहा है, तो मैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपको उम्मीद करता हूं कि आगे आपको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको लगातार वीडियो के कंटेंट मिलते रहेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, पिछले आपके पास जो करंट अफेयर है वो 16 नवंबर से लेकर आज यानी 23 नवंबर तक के एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उनको मैं 3 पार्ट में आपके पास बारी बारी से आज, कल और परसों में मैं डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको कंटेंट भी एक साथ पूरा ना मिले और आपका लोड ना पड़े और आसानी से आप धीरे धीरे हर चीजों को समझ लें। और जो आपकी वैसे पर डे वाली जो करंट अफेयर आ रही थी, वो 24 नवंबर से आना विधिवत रूप से चालू हो जाएगी और जो 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक की करंट अफेयर्स थी, वो बारी बारी करके आपको 3 पार्ट में 3 दिन के अंदर आ जाएगी, जिससे आपको पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर छूटा हुआ है उसको भी कवर करने में मदद मिले। तो अपनी आपका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और इन्हीं सॉरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं उन टॉपिक को कवर करूंगा जो यूपीएससी के जीएस पेपर फर्स्ट से लिंक हैं या फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, वो आज कवर किए जाएंगे। बाकी यूपीएससी से सेकंड लिंक टॉपिक जो सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर उनका कल और परसों आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख एनालिसिस। क्योंकि फर्स्ट बेसिकली आपका हिस्ट्री से संबंधित, हिस्ट्री ज्योग्राफी वो भी है, तो ज्यादातर हिस्ट्री के, इसलिए मैंने आपको फिगर डाला है। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख कौन कौन से प्रमुख करंट अफेयर क्या क्या है और क्या क्या उनमें मेन चीज है। तो सबसे पहले देखेंगे रानी कमलापति के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, भोपाल के जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो आपसे प्रश्न क्या आएगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन किस शहर या किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल, उस राजधानी वहां पर है और इसका नाम बदल के अब क्या हो गया, रानी कमलापति। जब कभी किसी का नाम चेंज किया जाता है तो ऐसे महान व्यक्तित्व जो होते हैं उनके पीछे कोई कहानी होती है, कुछ करंट अफेयर जुड़े होते हैं। तो करंट अफेयर तब आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसको 100 करोड़ रुपए लागत देकर आपको वहां पर पुनर्विकास किया जाएगा। ये तो आपको फैक्चुअल नॉलेज है, इसका आपके प्रश्न या टॉपिक्स को लेना देना है नहीं एग्जाम के व्यू से। तो ये पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह ये चलेगा। तो अब रानी जो कमलापति हैं, जिनका स्टेचू आप देख रहे हैं, जिनका नाम लिखा जाएगा, तो देखते हैं आखिर इसमें क्या है, क्या मेन रीजन है इनके चेंज करने के। तो उससे पहले इनके हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है और क्या मेन चीजें हैं। तो अगर आपसे कई प्रश्न आता है कि 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या फिर महत्वपूर्ण कौन सी पर्सनालिटीज हैं, उनसे लिंक्ड टॉपिक आएगा। तो वहां से ये प्रश्न उठता है। तो रानी कमलापति के बारे में अगर बात करें, तो रानी कमलापति 18वीं शताब्दी में गोंड वंश, ध्यान रखना किस वंश के हैं, गोंड वंश के शासक जो वहां पे निजाम शाह थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी है ये। भोपाल से 25 किलोमीटर जो किन्नौरगढ़ है उस रियासत पर इनका शासन था। अपने पति की जब उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद रानी कमलापति को अपने शासनकाल के दौरान हमलावरों का बहादुरी से सामना करने के लिए जाना जाता है। कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी है, ये भी इनका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में इन्होंने अपने शासनकाल में जल प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया तथा साथ ही साथ वहां पर कई पार्क और मंदिरों का स्थापना की। ये रानी कमलापति का आपको क्या परिचय है। तो इनमें आपने देखा होगा कि ये गोंड जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो गोंड्स कौन है, ये भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक हैं। इन जनजातीय समुदायों के लोग मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो गोंड जनजाति संबंधित इनके वेशभूषा देख लीजिएगा, ये लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। तो 15 नवंबर को आदिवासी नेता जो बिरसा मुंडा हैं उनकी जयंती मनाई गई है। राष्ट्रीय आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए वर्ष 2000 में उनके जन्म दिवस को अर्थात उनके बर्थडे को झारखंड राज्य का गठन इस पे किया गया था, और इसी वहां पर झारखंड दिवस भी ये होगा 15 नवंबर को, और उनका बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो ये भी टॉपिक क्या होगा, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में अगर टॉपिक आएगा तो वहां से बिरसा मुंडा के बारे में बात आएगी। अगर मोटा माटी देखें तो ये जननायक हैं जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ है। 1897 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने इनकी गिरफ्तारी पर उस टाइम पे 500 रुपए का इनाम रखा हुआ था। इन्होंने क्या किया, इनकी मांगे क्या थी, ये अंग्रेजों से चाहते थे कि लगान माफी हो, साथ ही साथ क्या हो, जब लगान माफी के लिए उन्होंने आंदोलन किया तो उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। सन 1900 में अर्थात वो जब 25 वर्ष के थे तो उन्हें रांची जेल में भेजा गया, जहां रहस्यमयी संजोगों में उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई 25 वर्ष की उम्र में। ये तो था इनका मोटा माटी परिचय। अगर देखें जो मुंडा जनजाति से संबंधित बिरसा मुंडा, जो मुंडा इसमें क्या है, जनजाति है, एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन जो बिहार है और झारखंड, उस आपको पता होना चाहिए कि बिहार झारखंड पहले एक ही राज्य था, तो बिहार और झारखंड क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया है। इन्हें धरती अब्बा या फिर जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी बात की जाए बिर साहित्य के बारे में, तो इन्होंने क्या किया है, एक इन्होंने जननायक ने एक इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया था जिसका नाम था उल गुलान। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उल गुलान जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो वो बिरसा मुंडा से संबंधित है। इन्होंने झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान की तरह ये लोग इन्हें पूजते थे बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में सुधार करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने लोगों में जादू टोने में विश्वास न करने और इसकी बजाय प्रार्थना करने पर जोर दिया था। साथ ही साथ शराब से दूर रहने, ईश्वर में विश्वास रखने और सही आचरण करने, उनका पालन करने का उन्होंने आग्रह किया। इसी आधार पर उन्होंने बिरसा धर्म की शुरुआत की और जो बिरसा धर्म को मानने वाले लोग थे उनको बिरसाहित कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन आरंभ किया। इसे महान विद्रोह भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न ये भी आए कि महान विद्रोह के नाम से निम्नलिखित में किसे जाना जाता है, तो उसमें एक नाम होगा उल गुलान। ये बिरसा मुंडा जी ने चालू किया था। आदिवासियों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ उनका संघर्ष ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी पड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अर्थात छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट पारित कर दिया गया, जिसके द्वारा आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों के लिए भूमि के जो ट्रांसफर हो रहा था उस पर क्या किया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। तो इसीलिए इसी को देखते हुए बिरसा क्या हुआ था, मुंडा विद्रोह चालू किया गया था। अगर मुंडा विद्रोह की बात की जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन है उनमें से एक है। इसका नेतृत्व 1899-1900 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा ने किया था। ध्यान रखना, मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा ने किया है। इस आंदोलन में मुंडा समुदाय के लोगों की दुर्दशा जो उन्होंने देखा क्यों हो रही थी, एक तो अंग्रेजों की जो भूमि नीतियां थी जिससे उनकी जो पारंपरिक भूमि पूजन के स्वामी थे वो नष्ट हो रहा था, वो मेन रीजन था। इसके अलावा हिंदू जमींदारोों और साहूकारों के उनकी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे थे और साथ ही साथ जो मिशनरी थे वो क्या कर रहे थे, इनकी पारंपरिक सोच की लगातार आलोचना कर रहे थे और उनसे प्रेशर डाल रहे थे कि आप हमारा धर्म को अपनाइए। तो इस विद्रोह की अगर मुंडा विद्रोह की बात की जाए, इसका क्या महत्व है, तो इस विद्रोह ने औपनिवेशिक सरकारों को एक कानून जिसको छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम 1908 के नाम से जाना जाता है, इसको बनाने उसे लागू करने विवश कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, एक इसमें वर्ड आता है दीकू लोग। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि दीकू लोग कौन होते हैं जो आदिवासियों की भूमि आसानी से नहीं हथिया सके। दीकू मतलब ये जितने भी बाहर के लोग थे उनको ये जो मुंडा समुदाय था वो दीकू लोग कहता था, जो उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। ध्यान रखना, तो दीकू लोग यहाँ से लिंक है। इस विद्रोह से हमें ये पता चलता है कि आदिवासी लोगों ने अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपना गुस्सा जो था उसको व्यक्त करने की उनके पास उस टाइम पे समझ और उनकी क्षमता थी। आइए बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर मामले के बारे में, जो कॉरिडोर है उसके बारे में। तो सरकार द्वारा जो पिछले हफ्ता की बात है, तो पाकिस्तान के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर को फिर से खोलने का विचार किया जा रहा है, जिससे सिख तीर्थयात्रियों को सीमा पार यात्रा करने की सुविधा मिल सके। आपको ज्ञात होना चाहिए कि कोरोना वायरस जो महामारी थी उसके कारण क्या हुआ है, ये गलियारा लगभग 20 महीने से बंद कर दिया गया था। इस गलियारे को 19 नवंबर को, क्योंकि इस टाइम पर गुरु नानक जी का जो जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, उस दिन खोला गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक आपका भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप,
साहित्य, वास्तुकला के मुख्य जो पहलू हैं उनसे शामिल जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, वहां से लिंक होगा। अगर हम बात करें इस गलियारे के बारे में, तो आप देखिए जो आपका भारत है, इसके नक्शे पर ये पंजाब की साइड लगा हुआ, जो यहाँ पे आप लाल डॉट देख रहे हैं, यहाँ से सिंक आप देखिएगा, तो भारत में एक रोड है, आप देखिएगा, गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक और एक है अमृतसर। तो डेरा बाबा नानक से लगभग आप जब जाएंगे 4 किलोमीटर की यात्रा करेंगे पाकिस्तान में और 2 किलोमीटर की तरह यात्रा करेंगे भारत में, तो आप पहुंच जाएंगे रावी नदी के तट को पार करते हुए। ये रावी नदी बहती है उसके करतारपुर, ठीक है। तो इस कॉरिडोर को जो है वो 6 किलोमीटर लंबा, 6 से 7 किलोमीटर है, जो कि दर्शन स्थल यहाँ पे भारत से प्रवेश करते पाकिस्तान में और ये करतारपुर पहुंचता है। तो इसको खोलने की बात कही गई है। अगर देखें इसके पीछे जो करतारपुर कॉरिडोर समझौता, इसमें क्या बात कही गई है कि करतारपुर जो कॉरिडोर समझौता है, इसके तहत क्या हुआ है, तीर्थयात्रियों को इस कॉरिडोर में बगैर किसी वीजा यात्रा के अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं उनको वीजा लेने की परमिशन दिक्कत नहीं होती है। सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्रियों को भारतीय मूल के इस व्यक्ति इस गलियारे का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल आपको पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आप वहां जा सकते हैं, वीजा की जरूरत होती नहीं है। इसके अलावा भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, यानी पर्सन्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो अपने देश के पासपोर्ट के साथ जो ओसीआई कार्ड, ओरिजिन सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो कार्ड अगर लेके जाएं तो वो जा सकते हैं। ये कॉरिडोर जो है वो सुबह से शाम तक खुला रहता है और सुबह के समय यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को उसी दिन वापस लौटना होता है, वहां पर रुकने की कोई इंतजाम नहीं होता है। अर्थात अगर हम बात करें करतार कॉरिडोर परियोजना के बारे में, तो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर को प्रायः शांति का मार्ग कहा जाता है। यह गलियारा भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक जो है उसको पाकिस्तान के करतारपुर जो स्थित है गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है, ध्यान रखना। तो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से लेकर गुरुद्वारा दरबार साहिब तक इसको बोला जाता है, ये गलियारे को। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके महत्व की बात की जाए, तो करतारपुर जो गुरुद्वारा है वह रावी नदी के तट पर लाहौर से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। मैंने आपको इसका मैप दिखा दिया, आप वापस जाकर फिर देख सकते हैं। इसमें इंपोर्टेंस क्या है कि इसी स्थान पर गुरु नानक ने सिख समुदाय को इकट्ठा किया और 1539 में जब तक उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने अपने जीवन के 18 साल यहीं पे गुजारे थे। आमतौर पर सीमा पर उगने वाली हाथी घास को पाकिस्तानी अधिकारी काट देते हैं, जिसके बाद यह गुरुद्वारा भारत की सीमा से ही दिखाई देने लगता है। भारतीय सीमा की तरफ से दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो भारतीय सिख समुदाय के लोग हैं वहां इकट्ठे होते हैं और इनकी सुविधा के लिए गुरुद्वारा डेरा साहब नानक पे एक दूरबीन भी लगाई गई, वहां से आप इनको दीदार कर सकते हैं। बात करेंगे रेजांग ला की लड़ाई के बारे में। 18 नवंबर 2011-21 को क्या हुआ है, रेजांग ला की लड़ाई के 59 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लद्दाख के चुशुल में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक का उद्घाटन कर दिया है। ये टॉपिक आपको जो भारतीय आधुनिक इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और प्रेजेंट टाइम में भी जो हुई हैं आपके आज़ादी के बाद में, उनसे लिंक टॉपिक है। तो रेजांग ला युद्ध जो 1962 में हुआ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेजांग ला युद्ध कब हुआ है। तो रेजांग ला युद्ध हुआ है 1962 में। अगर हम रेजांग ला की पोजीशन को देखें, कहाँ पर स्थित है, किस जगह की बात की जा रही है, तो जो भारत का उत्तरी जब नक्शा देखेंगे तो वहां पे आप देखिए जो रेड रेड लाइन है इसको बोलते हैं एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो एलएसी जो भारत और चाइना के बीच जो सीमा बनाती है इसको बोलते हैं एलएसी, और एलओसी सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अगर हम इसके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की जाए, तो आपने देखा बार बार एक चर्चा में आ रहे हैं जो वो क्षेत्र है पेंगोंग झील, इसके आपने नाम सुना होगा, चुशुल घाटी का भी आपने नाम सुना होगा, और आपने देखा होगा यहाँ पे इंडियन टैंक लगा दिए गए हैं सांगपुर गैप के पास में। तो जहां भी लाल लगा होता है इसका मतलब दर्रा से होता है। तो रेजांग ला दर्रा ये भारत के इस जगह की बात कर रहा है और यहाँ पर इसको इस टाइम यहाँ पे एक युद्ध लड़ा गया था और उसी को देखते हुए यहाँ पर अब बात की जा रही है कि रेजांग ला यहाँ का युद्ध था उसको मनाया गया है। तो रेजांग ला है क्या बेसिकली, ये लद्दाख में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस पर स्थित एक क्या है, पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा चुशुल और स्पेंगुर सो झील के पास अवस्थित, ठीक है। आप देखिएगा ये स्पेंगर सो लेक ये रही और चुशुल जो मैंने बताया ये रहा, इनके बीच में ये दर्रा स्थित है। इसको स्पेंगुर सो झील भारतीय और चीनी दोनों क्षेत्रों में फैली हुई है, आप ये देख लीजिएगा, ये दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे ये भी इधर इधर बह रही है, ठीक है। तो अब बात की जाए कि रेजांग ला में क्या इंपॉर्टेंस था। ये 18 नवंबर 1962 को यहाँ पर एक वीरतापूर्ण युद्ध लड़ा गया। अगर इस लड़ाई के बारे में बात करें तो 1962 में भारत और चीन जो देश थे उनके बीच में युद्ध हुआ। तो 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने रेजांग ला में हुई लड़ाई में चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके साथ यहाँ पे मुठभेड़ हुई, उसको हराया इन्होंने। संख्या में काफी कम होने के बावजूद इस रेजिमेंट के सैनिकों ने
अत्यधिक कम तापमान और सीमित गोला बारूद के साथ लड़ाई लड़ी और आखिरी सैनिक के जीवित रहने तक यहाँ युद्ध जारी रखा। तो रेजांगला न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चुशुल घाटी की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, बल्कि किसी भी आक्रमणकारी के इस स्थान पर पहुंचने के बाद उसे लेह तक का जो खुला मार्ग मिल सकता है उसके लिए यहाँ पे कब्जा बहुत जरूरी है। तो ऐसा माना जाता है कि केवल सैकड़ों सिपाहियों ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और हजारों सैनिकों से भिड़े और इसको सुरक्षित रखा। बात करेंगे पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के बारे में। तो आपको पता चाहिए पुरी कहाँ पे, उड़ीसा राज्य के अंदर है। तो उड़ीसा में 800 करोड़ की लागत में पुरी धरोहर गलियारा या यूं कहें पुरी हेरिटेज कॉरिडोर को विकास किया जा रहा है। ये भी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के जितने रूप हैं, साहित्य और वास्तुकला के जो पहलू हैं उनको शामिल करता है। अगर इस परियोजना के बारे में हम देखें, जो इंडियन एक्सप्रेस वे जो आपका था उसमें दिखाया गया था, तो ये पुरी का मंदिर है और उसके बारे में कॉरिडोर किस तरह इसको विकसित किया जाएगा उसका ये रोड मैप तैयार किया गया, इसका आपको यहाँ पे मैंने फिगर डाला है। तो वर्ष 2016 में इसको एक कल्पना की गई थी कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य धार्मिक शहर जो पुरी है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर स्थल के रूप में, जिस हिसाब से देख रहे हैं इसकी बनावट को, इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे चेंज करना है। और इसके लिए कुल 22 विभिन्न परियोजनाओं को एक चरणबद्ध रूप से किया गया था, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। तो पुरी के राज्य के लिए मूलभूत सुविधाओं के संवर्धन एवं विरासत और वास्तुकला का विकास, अर्थात एगुमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड एग्रीकल्चर योजना के तहत यहाँ पर धनराशि दी गई थी। इस परियोजना को पूरी झील का पुनर्विकास करने, साथ ही साथ जो वहां पर एक नदी है मूसा, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए इसको शामिल किया। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मूसा नदी किस राज्य के अंदर है, वो उड़ीसा के अंदर है। तो क्योंकि पुरी के मंदिर की बात हो रही है, तो जगन्नाथपुरी अगर मंदिर की बात की जाए तो ये उड़ीसा के तट पर स्थित पुरी में स्थित भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जो वहां पर श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में जाना जाता है, उसको समर्पित वैष्णव समुदाय का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। अगर आप इस मंदिर को देखिए, इसकी भव्यता आप समझ सकते हैं किस तरीके के मंदिर है। तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग जो राजवंश के राजा थे, अनंत बर्मन चोडांग गंग देव, इन्होंने इसका क्या क्या निर्माण कराया है। तो ध्यान रखना, ये गंग राजवंश के राजा हुए अनंत बर्मन चोडांग गंग ने इसको क्या किया है, इसका निर्माण करवाया है। जगन्नाथपुरी को यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको अगर पूछा जाए कि यामनिका तीर्थ किसमें कहा जाता है, तो पुरी मंदिर कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता अर्थात एम को शक्ति समाप्त हो जाती है। तो अगर जहां पर एम भी अपनी शक्ति खो देते हैं, वो कौन सी जगह है, वो पुरी है। इस मंदिर को श्वेत शिवालय या फिर सफेद पगोड़ा या व्हाइट पगोड़े के नाम से भी जाना जाता है। और ये 4 धाम जो हमारे यहाँ पे हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर। तो जो पूर्व साइड में पुरी है उसका एक भाग है, तो बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारका आपके गुजरात में है, रामेश्वर आपका तमिलनाडु के अंदर है, पुरी का उड़ीसा में है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा जो होती है, जैसे रथ उत्सव के लिए ये प्रसिद्ध है। इसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाकर मंदिरों के आकार में निर्मित जो रथ है उन्हें बिठाकर किया जाता है, भक्तों द्वारा इसको खींचा जाता है। अगर हम इसका देखें आउटले कैसा है, तो यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है इसमें देउल है, आगे वाला मंदिर जगमोहन है, उससे जस्ट आगे वाला नट मंदिर है, और साथ में लगा हुआ भोग मंदिर है। तो ये जो ऐसे मंदिर इस टाइम में बने हुए हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, देउल, जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंदिर। हुआ क्या, अभी सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य इस टाइम चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में मकदूनिया या मैसेडोनिया के सिकंदर को पराजित किया था। और फिर क्या हुआ है, इसके बावजूद इतिहासकार सिकंदर को महान बनाते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराया है। तो अब फिर चर्चा में आ गए सिकंदर और चंद्रगुप्त, इनकी डिबेट आई है कि क्या कौन ज्यादा शक्तिशाली था, कौन महान था। तो इसलिए आपको इनके दोनों के बारे में जानना होगा। आप अगर आपसे कहीं प्रश्न आता है सिकंदर चंद्रगुप्त के बारे में, तो आपको लगा हिस्ट्री का प्रश्न है, बल्कि ये कहीं ना कहीं करंट को लिंक कर रहा है। ये भी क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास में लेकर आधुनिक काल तक जो भी पहलू शामिल है उसको टॉपिक लिंक कवर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व, ध्यान रखना कि लगभग 0 साल अभी कर दो जो 21 चल रहा है, फिर पीछे से 356 साल जाएंगे। तो 356 ईसा पूर्व में जो प्राचीन का जो ग्रीस है उसका पेला नामक शहर में इनका क्या हुआ है, इनका वहां पे जन्म हुआ है। सिकंदर ने अपने पिता, जिनका नाम था राजा फिलिप द्वितीय, उनकी मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की आयु में वहां पर ये सिंहासन बैठे, किस जगह पर, ग्रीस में, ठीक है, पेला नामक स्थान पर। तो सिकंदर का फोटो कुछ इस तरीके का आता है, अगर आप इनको देखिएगा तो कई युद्धों में उनकी शानदार सैन्य विजयों के कारण उनको महान कहा जाता है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु से पहले दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था,
कि अभी तक जितना बड़ा साम्राज्य किसी ने स्थापित किया वो किसने किया था? सिकंदर ने किया था। जो ग्रीस से लेकर भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, इसमें आधुनिक पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया है, वहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन बाद में 1162 और 1227 में चंगेज खान ने एशिया और यूरोप के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके अलावा जो तैमूर लंग हैं, अतिल हुड हैं, सार्लेमेन है, जैसे अन्य विजेताओं तथा अशोक, अकबर और औरंगजेब ने भी अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो ऐसे इनको मान माना जाता है और ऐसे ही सिकंदर को मान माना जाता है। अगर सिकंदर की भारत के अभियान की अगर बात की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि आपके जो मुख्यमंत्री के जी कह रहे हैं कि योगी जी जिन्होंने बोला कि उन्होंने हराया है, अगर इनके भारत के अभियानों के बारे में बात करें तो 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पुराने फारस साम्राज्य की सबसे दूरस्थ सीमा को बढ़ाने के लिए सिंधु नदी को पार किया और भारतीय अभियान शुरू किया, जो कि लगभग 2 वर्ष तक जारी रहा। इस अभियान के दौरान तक्षशिला के शासक ने सिकंदर के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया था। इसके बाद झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर ने भारत के राजा पोरस थे उनके खिलाफ जीत भी हासिल की, और इस लड़ाई को हाई डेस्पीच का युद्ध कहा जाता है। हाई डेस्पीच का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पोरस हार तो गया था, लेकिन सिकंदर का जो गंगा की घाटी के आगे बढ़ने का मन था वो आगे नहीं हो सके। लेकिन पंजाब की जो 5 नदियां थी उनमें जो आपको बता दें रावी, झेलम, ब्यास, सतलज है, तो जो अंतिम नदी ब्यास है, वहां तक पहुंचते पहुंचते उनके जो सेनापति थे उन्होंने आगे आने से मना कर दिया, वो आगे नहीं जा पाए, वो थक चुके थे, तो इसके आगे नहीं बढ़े। तो सिकंदर को वापस मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने सिंधु नदी के जलमार्ग से दक्षिण की ओर इसके डेल्टा तक यात्रा की। फिर वहीं से उसने अपनी सेना को हिस्सा को क्या किया, जो अरब सागर और समुद्री रास्ते मेसोपोटामिया भेज दिया, और दूसरे हिस्से को मकरान तट से होते हुए स्थल मार्ग से वापस लौटना पड़ा। और रास्ते में क्या हुआ, सिकंदर की वहां पर 30 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। देखिए उन्होंने विरासत में छोड़ा क्या है। तो यद्यपि उसने अपने भारतीय अभियान को बीच में ही छोड़ दिया था, इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि वह अपनी मृत्यु तक किसी भी युद्ध में अपराजित रहा, जिसके बारे में विश्व विजेता बनने की भविष्यवाणी की गई थी। भारत अभियान के दौरान तक ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्यवाणी को सही साबित कर रहा था, वो कहीं हारा हुआ नहीं था। लेकिन सिकंदर ने मैसेडोनिया से अपनी विजय यात्रा शुरू करते हुए 7 राष्ट्रों को और लगभग 2000 से अधिक शहरों पर विजय हासिल की, जिसमें लगभग उसने कितनी, लगभग 1000 मील, अगर प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो लगभग 2600 किलोमीटर उसने यात्राएं की। सिकंदर समुद्र तक पहुंचने और फिर समुद्र मार्ग से होकर अपने नए राज्यों को अपने अधीन करने के लिए मार्गों को खोजने संबंधी ग्रीक दार्शनिकों के समक्ष उपस्थित समस्याओं को हल करने की उम्मीद कर रहा था। और साथ ही साथ बस भारत में क्या हुआ, यहाँ की वो क्लाइमेट से हार गया और इससे वहां वापस चला गया। तो ध्यान रखना, सिकंदर भले ही ना रहा लेकिन भारतीय क्लाइमेट से हारा और वापस लौटते हुए उसकी मृत्यु हुई। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे विशाल साम्राज्य के निर्माता हैं जो कि सिंधु और गंगा नदियों के मैदानों से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ था, और उनके साम्राज्य की सीमाएं पूर्व और पश्चिमी महासागरों को छूती थी। अगर आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो लगभग कुछ फोटो दिखाई आपको ऐसा पड़ रहा है, तो इसमें जो आप सीमाएं देख रहे हैं, जो बाउंड्री नीले रंग से की गई है, तो इधर आप देखिए बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक इनका साम्राज्य था, और लगभग पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत तक इनका कब्जा था। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक केंद्र था वो पाटलिपुत्र था, जिसे आप पटना के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार अधिकांश दक्षिण एशिया को एक साथ इकट्ठा करने वाले शासक थे। चंद्रगुप्त ने एक केंद्रीकृत प्रशासन और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन की व्यापक व्यवस्था बनाई। साथ ही साथ उन्होंने कुशल सिस्टम की नींव रखी, जिसके उनके साम्राज्य का आधार था कि वो काफी मैनेजमेंट उनका अच्छा था। इसके अलावा इन्होंने व्यापक स्तर पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, बांट और माप का मानकीकरण करने, व्यापार और कृषि में सुधार कार्य करने, साथ ही साथ उनको मैनेजमेंट करने, उनको रेगुलेट करने और एक बड़ी स्थायी सेना रखने का प्रावधान किया। और कुछ अगर यूनानी स्रोतों को हम देखें उससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त सिकंदर के भारतीय अभियान के दौरान सिकंदर के संपर्क में भी रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। और इनकी विरासत की बात की जाए तो चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अलोकप्रिय जो अंतिम शासक घनानंद हैं उनको उखाड़ फेंका और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा किया। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त ने किस को हराया? उन्होंने नंद वंश, जब गुप्त वंश की स्थापना कब की? जब उन्होंने नंद वंश के किसे हराया? घनानंद को। और ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने हमला किया था, भारतीय अगर इतिहासकारों के बारे में बात माने तो भारत में किसका शासन था? पाटलिपुत्र में घनानंद का था, चंद्रगुप्त का नहीं था। कौटिल्य के एक छल एवं रणनीति और अपनी विशाल सैन्य शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त ने साम्राज्य संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अभियान शुरू किया। तो उनके गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। तो गंगा के मैदानी इलाकों पर इन्होंने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद सिकंदर की सेना के पीछे हटते जो रिक्त सत्ता आई थी उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर भी अभियान किया हुआ था।
सिंधु और गंगा के मैदानों, साथ ही साथ उनकी सीमा पर जो भी नियंत्रण क्षेत्र था वहां पर उन्होंने नियंत्रण हासिल किया और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वहां की नींव रखी। और ये किसी भी मानक में एक दुर्जय साम्राज्य था जिसे किसी ने हरा नहीं पाया था, इसलिए ये भी भारत के लिए काफी अपना महत्व रखते हैं। आइए बात करते हैं गुरु नानक देव जयंती के बारे में। ये भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य और वास्तुकला संबंधित क्षेत्र हैं उनसे ही इनका लिंक आता है, व्यक्तित्व के रूप में इनको जाना जाएगा। तो गुरु नानक देव जी की जयंती को सिख के ये पहले गुरु हैं जिनको बोला जाता है गुरु नानक। इनका जन्म हुआ है 19 नवंबर का समान, इस बार 19 नवंबर पड़ी है। तो ऐसा माना जाता है जो कार्तिक पूर्णिमा है उसको गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। तो गुरु नानक जयंती कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस साल 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक जयंती मनाई गई थी, फ्राइडे के दिन। इस वर्ष सिखों के जो 10वें गुरु थे, अभी तक आपको बता दें कि सिखों के टोटल 10 गुरु हैं, तो उनके पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी हैं। उनकी ये 552वां प्रकाश पर्व था। तो गुरु नानक जी को पर्व को इस बार मनाया गया है काफी धूमधाम से। तो गुरु नानक देव जी के अगर हम बारे में बात करें तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ और इनकी मृत्यु 1539 में हुई। इनका जन्म प्रेजेंट टाइम में लाहौर है, उनके निकट तलवंडी राय भोई नामक गांव में हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर ननकाना साहब कर दिया गया, पहले इसका नाम तलवंडी राय भोई गांव था। उन्होंने 16वीं शताब्दी के विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी थे उनके साथ वार्तालाप शुरू किया और अपने समय के अधिकांश धार्मिक जितने भी धार्मिक संप्रदाय थे उनके सबसे साथ उन्होंने चर्चा की। उनकी लिखित रचनाओं को सिखों के जो 5वें गुरु हुए हैं गुरु अर्जन देव, जो कि 1563 से 1606 के बीच में रहे हैं, तो आदि ग्रंथ में उनको उनकी रचनाओं उनको इनकी जो रचनाएं हैं उनको लिखित रूप में दिया है। तो आदि ग्रंथ को किसने लिखा है? गुरु अर्जन देव ने। और सिखों के जो अंतिम गुरु रहे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 1666 से लेकर 1708 तक, उन्होंने आदि ग्रंथ में जोड़ी गई रचनाओं के पश्चात इसे गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में इनको जाना जाता है। पहले आदि ग्रंथ माना गया, उसका नाम जब अर्जुन देव ने लिखा, बाद में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उसमें कुछ और चीजें जोड़ी उसके बाद इसका नाम हो गया गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों की पवित्र धार्मिक पुस्तक है। किसी भी इंसान को उसके ये नहीं जाना जाता है कि वो कितना लंबा जिया, क्या हुआ, बस कि उनकी शिक्षाएं क्या थी और उन जो भी उन्होंने ज्ञान दिए जो बाद में लोगों के कितने काम आए और क्या वो प्रासंगिक रहे बाद में, इसके लिए जाना जाता है। तो गुरु नानक समानता के महान पक्षधर थे। उनका उद्देश्य क्या था कि ऐसे समाज का निर्माण करना जहां पर कोई जाति ना हो और कोई वर्ग ना हो। इसके अलावा उन्होंने जाति, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर जो भी भेदभाव मतभेद थे उनको उन्होंने क्या किया, इलॉजिकल बताया कि अप्रासंगिक है। उनका यह भी कहना था कि जाति निराधार है, जन्म का भेद व्यर्थ है, भगवान सभी प्राणियों को आश्रय देते हैं तो सभी लोग क्या हैं, एक हैं। महिलाओं के बारे में अगर उनकी राय देखी जाए तो गुरु नानक देव जी ऐसा कहते हैं, जब वे पुरुषों को जन्म देती हैं तो वो हीन कैसे हो सकती हैं। भगवान की कृपा महिलाओं और पुरुषों पर समान रूप से होती है और अपने कार्यों से ईश्वर के प्रति सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो महिलाएं भी क्या है, बराबर हैं। इसके अलावा एक साथ रहने और एक साथ मिलकर काम करने की भावना गुरु नानक के भजनों के और विचारों में एक अनवतर धागा के रूप में पिरोई गई है। उन्होंने सिख धर्मों के लिए 3 स्तंभ, नाम जपना, कीर्त करना और वंद चकना की स्थापना की है। अर्थात पूजा करिए, कीर्तन करिए और लोगों को खाना खिलाइए। उन्होंने अपने 2 साथियों भाई बाला जो कि एक हिंदू थे और भाई मर्दाना जो कि एक मुस्लिम थे, ठीक ध्यान रखना, भाई बाला हिंदू और भाई मर्दाना कौन से मुस्लिम है, इनके साथ मिलकर विभिन्न संतों और सूफियों तथा कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का दावा करने वाले जो मायावी धोखेबाज थे उनके साथ साथ चर्चा करने के लिए दूर दूर के स्थानों की यात्राएं की और उनकी इन यात्राओं को उदासी के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए कि जो आज प्रासंगिकता क्या है, तो गुरु नानक देव जी न केवल महान संत और आध्यात्मिक विभूतियों में से एक हैं बल्कि उनके विचार और शिक्षाएं आज के समय में पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि अब दुनिया को शांति, समानता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो बात की जा रही है, ये बात कई सौ सैकड़ों साल पहले हमारे गुरु नानक देव जी बता गए हैं। तो जितने भी टॉपिक थे जीएस के पेपर 1 से लिंक वो हो चुके हैं। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं उनको कवर करते हैं। बात करेंगे कामो ओलेवा के बारे में। तो वर्ष 2006 में हवाई द्वीप में स्थित पैन स्टार्स टेलीस्कोप के एक अर्ध उपग्रह वहां पे देखा गया है। इस अर्ध उपग्रह को पृथ्वी के निकट अवस्थित वे पिंड हैं जो परिक्रमा सूर्य की भी करते हैं और फिर पृथ्वी की भी करीब रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसको क्या नाम दिया, कामो ओलेवा ये नाम दिया। ये शब्द हवाई में प्रचलित धार्मिक गीतों का एक हिस्सा है और अपने आप यात्रा करने वाली एक संतान का ही संकेत करता है, जिसको बोले कामो ओलेवा। ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है।
ध्यान रखना, कामोलेवा क्या है, पृथ्वी के निकट एक अर्धचंद्राकार चीजें खोजी गई है, वो उपग्रह वो है, ठीक है। बात करेंगे देवा सहायम के बारे में, तो देवा सायम पिल्लई, इनका जन्म एक हिंदू परिवार में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हुआ है और 18वीं शताब्दी में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो इस टाइम ये चर्चा में बने हुए हैं देवा साहेब पिल्लई। तो देवा सायम पिल्लई चर्चा में क्यों है? इन्होंने 15 मई 2022 को वेटिकन सिटी द्वारा इनको क्या किया गया है, जो एक देश है इसके द्वारा इनको संत घोषित कर दिया गया है और संत की उपाधि पाने वाले वह पहले भारतीय आम व्यक्ति होंगे। अगर ये पहले हैं तो इनका नाम आप रट लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी प्रश्न जरूर इस टकराएगा, देवा सायम पिल्लई को, ठीक है। 1745 में इन्होंने अपना नाम बदलकर लेज्या रूस रख लिया है। ईसाई धर्म अपनाने का फैसला के बाद पहली बार फरवरी 2020 में बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए संत की उपाधि के लिए इनको मंजूरी दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो देवा सायम पिल्लई जी हैं उनको ईसाई धर्म अपनाने का फैसला करने के बाद कठोर उत्पीड़न और कारावास झेलना पड़ा और अंततः 1752 में उनकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। बात करेंगे अफगानिस्तान के हजारा जाति समूह के बारे में। तो हजारा क्या है, आपसे क्वेश्चन आएगा हजारा क्या है, तो क्या है, एक जातीय समूह जो कहाँ का बिलोंग करता है, अफगानिस्तान में। ये मध्य अफगानिस्तान में रहने वाला एक फारसी भाषा बोलने वाला जाति समूह है जो मुख्य रूप से हजारा जत पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। तो अगर बात करें मोटा मोटी, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान तालिबान कब्जे करने चर्चा में है, तो अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन से जनजातीय समूह रहते हैं, तो जितने लाल रंग के समूह हैं वो कौन है, तजाकिस हैं। नीले रंग के हैं वो क्या है, पश्तून्स हैं, जो आप नीला रंग देख रहे हैं, आप रंग से मैच करते रहिएगा। पीला जो रंग है वो हजारा को दिखा रहा है, जो बिल्कुल बीच में रह रहे हैं। उज्बेक, जो ग्रीन कलर के, वो उज्बेक और तुर्कमेन है जो उत्तर पश्चिम में रहते हैं इस जगह पे। बाकी जो ये आप देख रहे हैं जो हल्का सा ऑरेंज कलर, ये कहाँ पे हैं, ये बलोच के हैं। और जो व्हाइट कलर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये नूरिस्तान है। तो ऐसे इस टाइप के जनजाति समूह रहते हैं। तो ये पीला कलर का जो है हजारा जनजाति समूह, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये मंगोल साम्राज्य के संस्थापक हैं, कौन है, चंगेज खां, और उनकी सेना के वंशज हैं जिन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान पूरे क्षेत्र पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इनकी क्या है, विशिष्ट एशियाई शारीरिक विशेषताएं हैं और हजारंगी नामक फारसी बोली उन्हें देश के बाकी हिस्सों से अलग करती है। तो कौन सी बोली बोलते हैं, हजारंगी, जो कि क्या है, फारसी से संबंधित है। हजारा जाति समूह को अफगानिस्तान के सबसे उत्पीड़ित समूह में से एक माना जाता है। सबसे ज्यादा इनका क्या हुआ, उत्पीड़न हुआ है। ये उस समुदाय से संबंधित महिलाएं हैं, इनका सबसे अधिक उत्पीड़न किया गया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। बात करेंगे अड्डू प्रवाल द्वीप के बारे में। प्रवाल द्वीप जिसे अटोल बोला जाता है, तो अड्डू प्रवाल द्वीप या अड्डू अटोल कहाँ पर स्थित है, मालदीव में स्थित। ध्यान रखना, अगर इसकी लोकेशन आती है तो कहाँ पे आएगी, मालदीव में है। तो हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति यानी कि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा अड्डू मालदीव द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर है, दूसरे नंबर का। अब इसकी आबादी 30,000 हो गई है। इस टाइम चर्चा में क्यों है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। इन्होंने क्या कहा है कि मालदीव द्वारा अपने दक्षिणी अड्डू प्रवाल द्वीप में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए अड्डू प्रवाल द्वीप क्या हुआ है, चर्चा में आ गया है। अगर मैप में लोकेशन देखें तो इधर देखिएगा, यहाँ पे ये साउथ एशिया में हिंद महासागर में स्थित है मालदीव। और मालदीव थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, चागोस आर्चिपेलागो के उत्तर में स्थित जो मालदीव है, यहाँ पर कौन सा अड्डू एटोल है। तो एटोल प्रवाल व्यक्तियों से मिलकर बनती है, और उसे अड्डू एटोल को डिटेल में देखें तो कुछ इस तरीके से वहां पे क्या है, वो क्षेत्र बना हुआ है, बीच में क्या पूरा पानी और चारों तरफ एटोल बना हुआ है, उस प्रवाल भित्ति पे अड्डू द्वीप है। बात करेंगे जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश की है, तो किसकी है, रसिया की है। इस रसिया ने भी इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है। यह राष्ट्रमित्र जो वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उसके द्वारा अजय कहे जाने वाले हथियारों, अर्थात जिससे कोई हरा नहीं सकता है, उनके शस्त्रागार में शामिल होने वाला एक नया शस्त्र है जिसका नाम क्या है, जिरकोन, जो किस गति से चलेगा, हाइपरसोनिक गति से चलेगा, यानी कि ध्वनि गति से तेज चलेगा। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं, जो स्पीड होती है साउंड की उससे 5 गुना तेज चलती हैं। साथ ही साथ उड़ान के बीच में ही ये क्या करती हैं, पैतरेबाजी करती हैं, ऊपर नीचे आ सकती हैं, जिससे क्या करने जिसमें सक्षम है। जिससे क्या होगा, जो पारंपरिक मिसाइलें होती हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है, इनको ट्रैक करना और नष्ट करना काफी कठिन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने कर लिया है, रसिया ने कर लिया है। आइए बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के बारे में। तो आईएनएस त्रिकंद, इंडियन नेवल जो शिप है आईएनएस त्रिकंद, ऑपरेशन संकल्प को वर्तमान में ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। किसको, आईएनएस त्रिकंद को, जिसके किसके अंतर्गत, ऑपरेशन संकल्प के।
अगर हम देखें जो पश्चिमी जो एशिया के बारे में बात की जाए, इस जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ है सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, और एक तरफ है ईरान, कुवैत, इराक। इनके बीच में फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तक जोड़ने वाला कौन सा स्ट्रेट है, यानी जल संधि हॉर्मुज है, तो ध्यान रखना। फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी जोड़ने वाला कौन सा है, हॉर्मुज जल संधि है, और हॉर्मुज जल संधि के पास ही भारत ने क्या स्टार्ट किया है, ऑपरेशन संकल्प, और वहां पे कौन सा शिप लगा दिया है, त्रिकंत। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत वर्ष 2019 में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी, जो आप यहाँ पे चीज देख रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान, इसमें दो तेल टैंकर जहाजों के विस्फोट होने के बाद यहाँ पर इनको स्टार्ट किया गया है। तो वहां पे रिसर्च करते हैं, यहाँ पे क्या करते, देखभाल करते हैं। यह ऑपरेशन व्यापार संबंधी जितना होता है, वहां उनकी सुरक्षा करने, उनकी आवाजाही को देखना, सामुद्रिक समुदाय में विश्वास की बहाली करना, और क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षा में योगदान देने के लिए अग्रिम जहाजों को क्षेत्र में तैनात करने की भारतीय नौसेना की मुहिम है। तो ध्यान रखना होगा इस चीज को कि ऑपरेशन संकल्प क्या है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में शांति और स्थिरता लाने के लिए, वहां पर सैनिक सुरक्षा देखभाल करने के लिए, वहां पे कोई अशांति ना फैले, इसके लिए भारत द्वारा यहाँ पे एक ऑपरेशन को शुरू किया गया है। बात करेंगे कोर सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 उद्योगों को क्या बोला जाता है, कोर सेक्टर बोला जाता है। तो 8 उद्योग कौन कौन से हैं? कोयला है, क्रूड ऑयल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप इन 8 नामों को रख लीजिएगा। आपसे प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर नहीं है और इनमें से कौन सा कोर सेक्टर है। तो 8 नाम आपको पता होंगे, तो आप छांट सकेंगे इनमें से कौन सा है या नहीं है। तो ध्यान रखिए, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस 3 हो गए, रिफाइनरी 4। यानी कि आपको क्या नहीं कि आप क्या करेंगे, आपको चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, आपको क्रूड ऑयल चाहिए, कोयला चाहिए, प्राकृतिक गैस चाहिए, इनको रिफाइनरी चाहिए होगी, इनको रिफाइन करने के लिए। तो 4 नाम ये हो गए। फिर आपको उर्वरक चाहिए होंगे, विद्युत चाहिए होगा, सीमेंट और स्टील चाहिए होगा। ठीक है, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी बोला जाता है, इनमें शामिल जो 8 वस्तुएं हैं, इनका कुछ उद्योगों में 40% इनका भार रहता है। अगर आपको देखें कि इन 8 जो कोर उद्योग, इनमें सबसे अधिक भारांश किसका है, वो है रिफाइनरी का। ठीक है, इनको रिफाइनरी का सबसे नंबर 1 पे और उर्वरक लास्ट में है। तो इसी के साथ क्या है, जितने भी पिछले एक हफ्ते के जो करंट अफेयर छूटे हुए हैं, उनका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है ना केवल आपको ये समझ में आया होगा, बल्कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सहायक होगा। कल मिलेंगे एक दूसरे पार्ट के साथ, फिर करेंगे तीसरा पार्ट, और काफी हो सकता है क्लास लंबी हो जाए, कुछ 2-3 दिन की। तो आप थोड़ा धैर्य के साथ उनको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं इनका पीडीएफ फॉर्म मिले, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, उनको पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और सुधार हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको दूर करने, उनको ठीक करने की और समस्याओं को दूर करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। अगर आपको फिर भी शिकायत रहती है, तो मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अध्याय के साथ। थैंक यू।